नमस्कार, हरिओम। बीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व का सामाजिक विकास कैसे है। यह शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास का एक बिंदु है और इस टॉपिक को आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, जो कि ब्लैक बोर्डिंग की गई है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु को आप सुनेंगे और वीडियो के माध्यम से देखेंगे, अच्छी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम उसको एक एक पॉइंट को, यानी जो हेडिंग दिए गए हैं, जो कि आप देख रहे होंगे, उसमें संपूर्ण बातों की चर्चा व्याख्या के रूप में हम करेंगे। आप इस ऑडियो को, यानी वीडियो के जो ऑडियो को अच्छी प्रकार के सुनेंगे, अच्छी प्रकार से और समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक व्यक्तित्व का विकास, यानी व्यक्तित्व के अर्थ, उसके स्वरूप, उसका सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, इन सभी बातों को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। तो पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है। प्रकृति का आशय यह होता है कि लोग उसके विषय में किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। तो इसमें दो मत दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्राचीन मत एवं आधुनिक मत। प्राचीन मत का आशय यह है कि पहले काल में जो व्यक्तित्व का स्वरूप था, यानी वो लोग जो मानते थे वह क्या समझते थे, तो उसके विषय में आता है कि व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा। कुछ विद्वानों का अलग अलग अपनी बातें हैं जो कि इसमें बताए गए हैं, विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से हुआ है। एक विद्वान है सिसरो। उन्होंने पर्सोना के विषय में विवेचन करते हुए कहा है कि यह विभिन्न भूमिका के आधार पर अपने स्वरूप को बदला जाता है। उपयुक्त भूमिका के आधार पर संपूर्ण व्यक्तित्व की भूमिका बनाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आदिकाल में भी और आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम के आयोजन होते हैं जिसमें अनेक रूप स्वरूप बना के आते हैं। कोई जोकर का रूप बना के आता है, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई रावण का। तो अलग अलग रूप बना करके आना और उसके अनुसार अपने अभिनय करना। तो जो प्राचीन विचारधारा में यह था कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रूप स्वरूप लगा के अभिनय करता है नकली चेहरा के रूप में, तो उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन मत में चर्चा की गई है। यानी व्यक्तित्व के क्षणिक परिवर्तित स्वरूप को वास्तविक व्यक्तित्व मानना गलत है, किंतु कुछ नवीन अवधारणा वाले जो व्यक्ति हैं वह अलग मत देते हैं। तो आधुनिक मत में क्या है, व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, उनका यह मानना है, जिनका एक दूसरे से अकाट्य संबंध होते हुए भी बहुत विभेद हैं, क्योंकि व्यक्ति में ही व्यक्तित्व निर्धारित रहती है। इसलिए ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों से अन्य को प्रभावित करता है। स्वाभाविक है, जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा सामने वाला हमसे प्रभावित होता है। वर्तमान समय में व्यक्तित्व के मध्यवर्ती चर के रूप में हम मान सकते हैं, यानी जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के मध्यवर्ती चर है, यानी व्यक्तित्व से ही व्यक्ति की अपनी एक पहचान छिपी रहती है, ऐसा आधुनिक मत के लोग मानते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया तुरंत स्वतः नहीं हो जाती। उद्दीपक संपूर्ण प्राणी को प्रभावित करता है और जो अनुक्रिया होती है वह उद्दीपक और प्राणी दोनों का कार्य करता है। उन्होंने यहाँ एक बिंदु बताया है, कहा है कि जो उद्दीपक होता है, यानी उदाहरण के रूप में
जैसे कोई एक बच्चा जब भूखा होता है तब वह मिठाई के प्रति एक प्रतिक्रिया देता है कि भूख लगा है कुछ खाने के लिए, जैसे बच्चे टॉफ़ी मांगते हैं या कोई और वस्तु मांगते हैं। किंतु जब वह वस्तु यानी उसे जो टॉफ़ी या कोई चीज़ें मिल जाती है तो वह उसकी जो प्रतिक्रिया होती है यानी रोने की या हाथ पैर पटकने की, वह जो है बदल जाती है, भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग प्रकृति के द्वारा होता है और वह जब अनुक्रिया करता है, जब उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो अपने स्वभाव को वह बदल लेता है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि जो व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक मध्यवर्ती चर होते हैं। चर का मतलब है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, जैसे बुद्धि प्रेरक का कार्य करती है और उसमें व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में काम करती है पूर्व अनुभव। जैसे बहुत सारे व्यवहार जो होते हैं वह कहीं न कहीं किसी अनुभव पर आधारित होती हैं। अभिवृत्ति यानी व्यवहार का जो स्वरूप होता है। इस प्रकार से अनेक मध्यवर्ती चरों के द्वारा व्यक्ति अपने आप के स्वरूप को बदलता रहता है, जिसको हम व्यक्तित्व की प्रकृति के रूप में मानते हैं, यानी आधुनिक प्रकृति के रूप में मानते हैं। इस प्रकार से अनेक बातों की चर्चा की जाती है। गत्यात्मक प्रतिरूप के में बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है कि व्यक्ति विशेष प्रेरकों एवं संवेगों के प्रभाव से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो कि उसके व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के अर्थ में विभिन्न दृष्टिकोण, जैसा कि आप देख रहे होंगे अनेक दृष्टिकोण हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इन विभिन्न दृष्टिकोणों की हम चर्चा करते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? यह दर्शन पर आधारित होता है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का प्रतीक है। इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। यानी जो दार्शनिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, यानी व्यक्तित्व जो होता है वह आत्मज्ञान यानी जो व्यवहार होता है उसको आत्मज्ञान का ही दूसरा रूप मान रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में आता है व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। उन्होंने सभी तत्वों को सम्मिलित किया है। इसीलिए व्यक्तित्व का एक सामाजिक प्रभाव होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में यह मानते हैं कि ये जो व्यक्तित्व होता है वह किसी एक तत्व नहीं अपितु समस्त तत्वों का एक संगठन है जो कि समाज के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है, यानी जो संस्कृति और संस्कार हम समाज में सीखते हैं, प्राप्त करते हैं या जो हमारे अंदर रहता है वह कहीं न कहीं व्यक्तित्व की संस्कृति का एक वैयक्तिक पक्ष होता है। अब हम आते हैं तीसरे में, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं? व्यक्तित्व का अर्थ वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक रूप है, वे मानते हैं। इसी बात को विद्वान है मार्टन ने क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया है। अब हम आगे चलते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या कहा गया है? इसके जन्मदाता फ्रायड हैं, जिन्होंने व्यक्ति को 3 भागों में बांटा है। व्यक्तित्व को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम तथा परम अहम, जिसको हम ईड, ईगो, सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम देखते हैं। इदम चेतना मन में स्थित प्राकृतिक शक्तियां हैं जो अबोध या अज्ञान की अवस्था में मृत होती हैं, जिसे शीघ्र ही संतुष्टि मिलनी चाहिए।
अहम वह चेतना है तथा चेतन शक्ति है जिसमें तर्क और बुद्धि का समावेश होता है। इसका संबंध इदम तथा अहम दोनों से होता है। परम अहम व्यक्ति का आदर्श होता है। वह नैतिकता के आधार पर अहम की आलोचना करता है तथा उसे सही मार्ग दिखाता है। इस प्रकार से एक विद्वान है जिनका नाम है युंग महोदय ने व्यक्तित्व के दो भाग बताए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत अज्ञान मन के रूप में एक माना है और दूसरा सामूहिक अज्ञात मन माना है। यानी व्यक्तिगत अज्ञात मन और सामूहिक अज्ञात मन के विषय में उन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से पांचवा हम माने तो सामान्य दृष्टिकोण में, तो सामान्य दृष्टिकोण क्या कहता है कि व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के प्रभाव उन गुणों से लिया जाता है जो दूसरे के हृदय पर विजय पाने के लिए सहायक होते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि व्यक्तित्व वह उद्दीपक मूल्य है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता है। इस प्रकार से उन्होंने अनेक दृष्टिकोणों की चर्चा की है, पुस्तकों में आता है, वर्णन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। वैसे बहुत सारे विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन एक परिभाषा है वारेन के अनुसार। वारेन महोदय ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी एक अवस्था में होता है, ऐसा वे मानते हैं। ऐसे एक और विद्वान है रैक्स हैं, उन्होंने कहा व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यानी व्यक्तित्व में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता लेकिन वह भी तो एक व्यक्तित्व है। तो जो समाज को अमान्य है, तो समाज में मान्य और अमान्य दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। अतः उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि व्यक्तित्व द्वारा मान्य अमान्य दोनों गुणों का संगठन या व्यक्तित्व है। यह रैक्स महोदय ने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यक्तित्व का स्वरूप। व्यक्तित्व के स्वरूप में जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्रेस्मर एक महोदय हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। ये 4 प्रकार उन्होंने बताया है और 4 प्रकार में अलग अलग व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होते हैं। जैसा कि पहला है पिकनिक। इस प्रकार के व्यक्ति में साहसी गुण होते हैं, वे छोटे कद के होते हैं, पुष्ट होते हैं और उनकी गोल आकृति होती है। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एस्थेनिक के विषय में आता है, इस प्रकार के व्यक्ति पतले होते हैं, चपटे गोल आकृति के, कोमल शरीर वाले गठन के होते हैं, लंबे अंग वाले होते हैं। और तीसरा है एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं, इनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्ट अंग वाले होते हैं। इस प्रकार से आता है। चौथा है डिस्प्लास्टिक। यह व्यक्ति अनुचित शरीर अनुपात वाले। अनुचित शरीर अनुपात वाले का मतलब होता है कि शरीर का जो बनावट है वह उचित ढंग से नहीं होता है, असामान्य होता है। जैसे शारीरिक विकास में बहुत सारे अंगों का विकास हो गया पर शरीर का विकास नहीं हुआ। इस प्रकार से अलग प्रकृति उसमें देखने को मिलती है। क्रेस्मर ने संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में लिखने के बाद यह निष्कर्ष में आते हैं कि एस्थेटिक तथा एथलेटिक शरीर रचना वाले व्यक्ति शर्मीले, अकेले रहने वाले तथा संवेदनशील होते हैं। वे सामाजिक संपर्कों से अलग रहना चाहते हैं, दिवा स्वप्न में अधिक समय व्यतीत करते हैं। दिवा स्वप्न मतलब है अधिक चिंतन करना अपने विषय में या अपने आसपास के विषय में, अपने अगल बगल के क्षेत्रों में। वे संवेगात्मक रूप से विभिन्न समस्याओं को समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी होते हैं। और इस तरह से पिकनिक के जो स्वभाव है, यानी पिकनिक व्यक्तित्व की प्रकृति जो होती है वो बहुत ही बातूनी और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरह से चर्चा होती है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। आगे चल के वो व्यक्ति के सेल्डन जो आपके शारीरिक गुणों के आधार पर भी वही बातें करते हैं। तो सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, एंडोमार्फिक आराम पसंद करने वाले भावुक प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं। ये शारीरिक गठन वाले होते हैं, गोल मटोल और नरम स्वभाव के भी होते हैं, भावुक प्रकृति के होते हैं। मेसोमार्फिक वाले व्यक्ति जो है गठीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, यानी शक्तिशाली, क्योंकि जो क्रियाशील व्यक्ति होता है वो शक्तिशाली भी होता है और आक्रामक यानी फुर्तीले स्वभाव वाला होता है। इस प्रकार से मेसोमार्फिक की विशेषता होती है। एक्टोमार्फिक के विषय में आता है कि ये जो गठन, इनका जो शारीरिक गठन होता है वह दुबले पतला होता है और कमजोर शरीर वाले होते हैं। इस प्रकार से चर्चा आती है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं विलियम जेम्स के अनुसार, जो कि इसमें और भी अच्छे प्रकार से वर्णन किया जाएगा। विलियम जेम्स के 2 प्रकार, व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक कोमल हृदय वाले, एक कठोर हृदय वाले। तो कोमल और कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति अलग अलग, चूंकि शब्द से ही पता चल रहा है, कोमल हृदय वाले व्यक्ति अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं, आदर्शवादी विचारधारा के होते हैं। और कठोर हृदय वाले व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शरीर के संवेदनाओं को अधिक महत्व देते हैं, यानी उनके शरीर में कोई कष्ट ना हो, सुख सुविधा ढूंढने वाले होते हैं और भौतिक संसाधनों पर ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपके व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के पॉइंट चर्चा हुए हैं। अगला इसी का दूसरा भाग, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाता है, बच्चों को देखने में भी आलस्य होने लगती है, तो इसका दूसरा वीडियो यानी भाग 1 और भाग 2, तो दूसरे भाग में हम पुनः आपके ये जो विलियम जेम्स की संपूर्ण चर्चा और सेल्डन के अनुसार के अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी, इन सभी बातों की चर्चा होगी। फिर सामाजिक विकास और इनसे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, उसके अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें और जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।